हुँ, तो आज यूनिट 6 स्टार्ट करते हैं कैपेसिटर। बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इग्नू के अंदर। तो पहले क्योंकि हम लोग मैक्रो प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं डाइइलेक्ट्रिक्स की, और मैंने पहले ही बताया था कि डाइइलेक्ट्रिक्स और कैपेसिटर एक दूसरे से लिंक हैं। कुछ 1-2 न्यूमेरिकल भी मैंने वहाँ बताए थे जिसमें कैपेसिटर चैप्टर के ही फॉर्मूले भी यूज़ हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो वहाँ फॉर्मूले यूज़ किए थे वो हम यहाँ ड्राइव भी करेंगे। तो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न दैट पोटेंशियल अगर हमें जैसे निकालना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले से हमें एक आइडिया लग रहा है कि आर के तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्यू के कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे आप इसका क्यू बढ़ाते जाएंगे, तो अगर आपको क्यू बढ़ाना है तो मतलब वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। तो वोल्टेज को हम कुछ बुक्स में वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी इग्नू की बुक में इसको फाई से डिनोट किया गया है, तो मैं भी फिर उसी से दिखा रहा हूँ कि व्हाट वी हैव लर्न दैट पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज होगा अगर उसके अंदर जो चार्ज है वो इंक्रीज करते जाएं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो क्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, यानी फाई के। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा, वो ही कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो ये जो सी है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, सी फाई। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, क्यू अपॉन में फाई, और फाई का मतलब है पोटेंशियल। तो ये जो सी है इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर कैपेसिटेंस। तो ये तो था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं डिटेल में, हम लोग अभी इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे तब पहले देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और देखिए, जिन डिवाइसेस की अंदर कुछ क्षमता है किसी चीज़ को स्टोर करने की, एनर्जी को स्टोर करने की, यानी कि कैपेसिटेंस है, उन्हीं डिवाइसेस को हम बोलेंगे कैपेसिटर। अब आगे देखते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा यूज़ हमें कैपेसिटर का PHE 10 में देखने को मिलता है, जहाँ पे हम एम्पलीफायर, LC सर्किट और इन सब में इनका यूज़, बिना कैपेसिटर के वो डिवाइसेस पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे कि रेडियो, मैंने PHE 10 में आप देखेंगे तो वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं कि जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। जैसे कि 92.7 कोई FM है कोई रेंज का, 98 कोई फ्रिक्वेंसी का है। तो हम उसमें जो पुराने टाइम पे जो रेडियो सिग्नल होते थे उसके नॉब को टर्न करते थे। तो मैंने बताया था कि हम वहाँ एल और सी, हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को जीरो करना चाहते हैं ताकि एल और सी यानी कि वहाँ पे एक्सएल की इक्वल किसके आ जाए, एक्स सी के। ये डिटेल में PHE 10 का है वैसे। तो वहाँ पे एक तरह से हम कैपेसिटेंस को चेंज करके XL के बराबर लेके आते हैं ताकि रेजोनेंस की कंडीशन मिले। तो वही यहाँ लिखा है कि हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं रेडियो ट्रांजिस्टर जैसे कि ऑपरेटिंग द ट्यूनिंग नॉब, जो उसको टर्न करके, नॉब को टर्न करके कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते थे ताकि हमें एक डिज़ायर्ड रेडियो स्टेशन मिले। और कहाँ यूज़ होता है, तो कैपेसिटर्स आर यूज numerous electrical electronic circuit providing coupling between amplifier stage। PHE 10 जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। स्मूथिंग द आउटपुट ऑफ द पावर सप्लाई, सर्विंग इन मोटर, और जो फ़ैन जो होते हैं उनके अंदर कैपेसिटर्स, खासतौर से जो फ़ैन है अगर वो ख़राब होता है तो सबसे पहले उसके अंदर कैपेसिटर ही चेक किया जाता है कि वो ठीक है कि नहीं। इन कॉम्बिनेशन विद इंडक्टेंस दे प्रोड्यूस ऑसिलेशंस हमें मिलते हैं, ट्रांसमिटेड वेव्स मिलती हैं, रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं, टीवी सिग्नल में, और इन सब जगहों पे कैपेसिटेंस का यूज़ होता है। आगे देखेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि आज की क्लास का ही टॉपिक है, कैपेसिटेंस है क्या एग्जैक्टली exactly, वो पढ़ेंगे आज। फिर डिफरेंट टाइप के कौन कौन से कैपेसिटर्स होते हैं, एनर्जी क्या है, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाती है कैपेसिटर के अंदर, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। फिर हम लोग पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, तो उनका इफेक्ट क्या होगा कैपेसिटेंस के ऊपर वो देखेंगे। और जो रियल लाइफ में जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर्स होते हैं उनका नाम और उनकी एनर्जी कितना स्टोर कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस से। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर का मतलब क्या है, और पहले की क्लासेस में भी बता चुका हूँ कि एनर्जी को स्टोर करने वाले डिवाइसेस इज नोन एज कैपेसिटर। इसका दूसरा नाम है सिंपल लैंग्वेज में जो ITI करके जो
एक शॉप्स वगैरह देखी होंगी आप लोग, टीवी को ठीक करने के लिए, पंखे को ठीक करने के लिए जो नॉर्मल दुकान खोल लेते हैं, वो लोग ज़्यादातर कंडेंसर वर्ड यूज़ करते हैं कि कंडेंसर चेक करते हैं। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई अलाउइंग चार्जेस टू एक्यूमुलेट ऑन मेटल प्लेट्स। अब देखिए आपके पास ये कोई मेटल प्लेट है, इसी के अंदर तो डाई इलेक्ट्रिक रखा जाता है। तो इसके अंदर हमने कोई डाई इलेक्ट्रिक रखा है जैसे, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ देखेंगे कि मेटल प्लेट्स के अंदर हम कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं जिससे उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता बढ़ती है। तो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर इसको यूज़ कैसे करना होता है, तो उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दोबारा से चार्ज पार्टिकल को अगर हम मूवेबल डायरेक्शन दे दें तो वो उसमें मूव करके एक तरह से सर्किट में यूज़ हो जाती है। जैसे एलसी ऑसिलेशन जब पढ़ाया था, तो PHE 2 के अंदर भी है और PHE 10 के अंदर भी है। तो वहाँ LC ऑसिलेशन के अंदर यही तो होता था कि पहले इंडक्टर से कैपेसिटर चार्ज होता था, फिर कैपेसिटर अपने चार्ज पार्टिकल्स को दोबारा से इधर भेजता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो एनी डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्जेस इज कंसिडर्ड अ कैपेसिटर। फॉर एग्जाम्पल, एन इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हमने कोई ले लिया और उसकी रेडियस कितनी है r, जो कि चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो या तो हम कह सकते हैं कि वो एक कंडेंसर की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखते हैं। अच्छा, ये चीज़ तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस वगैरह सब पढ़ चुके हैं कि मान लीजिए कोई स्फेरिकल सेल है या कोई भी हमने यहाँ पे स्फेरिकल सेल ली है, तो ऑब्वियसली इसकी जो रेडियस है उसके हिसाब से, जैसे इसकी रेडियस r है, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा और वही यहाँ होगा। मतलब वो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। आगे देखते हैं। तो उसका अगर हमें निकालना है कि पोटेंशियल कितना है, तो ये हमें पहले से पता है कि जो सेल होती है हमारी, उसका जो पोटेंशियल है सरफेस पे वो कितना होता है, Q/4πε0r। ये हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं। अब इसकी अगर हमें C निकालना है, मतलब कैपेसिटेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी अभी हमने, Q/φ। तो ये फाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा और ये 4πε0r ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया आंसर। इट मीन्स कि जो स्फेरिकल सेल्स होते हैं उनकी कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा स्फेयर होता जाएगा वो उतने ही ज़्यादा चार्ज को स्टोर करेगा और मतलब उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं कि उस स्फेयर की रेडियस कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर 100 सेंटीमीटर है तो उसका कितना कैपेसिटेंस है, तो फॉर्मूला क्या है, 4πε0 और r। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, वही जो भी 4πε0 की है और इंटू में 100 किया, तो आंसर आ रहा है 1.1 इंटू 10⁻⁻10 फेरड। फेरड क्या है इसकी, वो है यूनिट है, ऐसा यूनिट। अब आप एक चीज़ देखिए, हमने रेडियस कितनी ली है, 100 सेंटीमीटर, और उसके अंदर कितनी क्षमता है, 10⁻⁻10। आप समझ पा रहे हैं कि एक 10 वैल्यू है, फिर एक होती है 10⁻⁻1 मतलब डेसिबल में, फिर ये 10⁻⁻2 जैसे हो जाए 10⁻⁻2, तो 1/100 पावर होगी, मतलब 1/100 बहुत छोटी क्वांटिटी। और 10 की पावर अगर हम -10 कर दें तो वो तो कितनी छोटी वैल्यू है, मतलब 100 सेंटीमीटर रेडियस वाले में सिर्फ हम इतनी ही एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने और भी रेडियस के अगर हम लेंगे तो कैपेसिटेंस जो होती है वो बहुत ही कम उसमें आती है स्टोर उसके करने के लिए। तो वो वैल्यूज़ हमें फिर कैसी चाहिए, फैमिलर, जो काफ़ी छोटी छोटी हों। तो इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं वो पिको फेरड में यूज़ होता है, 10⁻⁻12 माइक्रो फेरड में, क्योंकि एक्चुअल में ही इनकी जो वैल्यूज़ है वो बहुत कम कम है, बहुत कम फेरड में मापी जाती है, मतलब निकलती है। इस वजह से इसका एक अलग पैरामीटर बनाया गया, तो वो पिको फेरड, माइक्रो फेरड, इसमें हमें वैल्यूज़ मिलेंगी। अब आगे देखते हैं कि मान लीजिए अब हमारे पास कोई कंडेंसर या कैपेसिटर है जो कि पैरेलल प्लेट्स के बीच में है। इसकी आप रीडिंग आप बाद में लगा सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग देखिए, पहले एक पैरेलल प्लेट का, जैसे ये कोई प्लेट वायर लिया था हमने और एक प्लेट का भी एक्सपेरिमेंट किया था कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो वही सेम है यहाँ पे, मैं फिगर से, ये आप रीडिंग जरूर लगाइए, वैसे सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है और जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना हूँ वही सब है यहाँ पे। तो एक बार रीडिंग अपने नोट्स बनाते टाइम पे जरूर लीजिए इसकी। तो ये एक प्लेट है यहाँ पे और एक प्लेट ये है, और इसके बीच में जैसे ये डिस्टेंस कितनी है, d है, और ये टोटल एरिया कितना है, जैसे कि यहाँ पे मतलब ये d डिस्टेंस है इनके बीच में, यहाँ पे जो पॉजिटिव है प्लेट,
और हमने इसको ग्राउंड कर दिया है। ग्राउंड करने से क्या होता है कि ये 0 हो गया यहाँ पे। ग्राउंड का मतलब है, ग्राउंड से टच करने का मतलब 0 वोल्ट। तो अब ये 0 वोल्ट है, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव प्लेट बन जाएगी और ये उसको खींचेगी, मतलब इंडक्शन की वजह से, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई ऊपर वाली। तो अब हमें, और बीच में हमने कोई भी, अभी ये मान के चल रहे हैं कि वैक्यूम है, हालांकि बाद में हम इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भी डालेंगे। तो अभी यहाँ पे हमें देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, φ2 माइनस φ1 इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट डी एल, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्टेंसेस की, तो माइनस का ई डॉट डी एल। अब यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल और कॉस थीटा वाला। तो यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ ई लिखेंगे, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल लिखेंगे, फिर कॉस, क्योंकि ये 180 डिग्री पे है तो कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। ई का मैग्नीट्यूड ई है, डी एल का मैग्नीट्यूड हम डी मान ले रहे हैं, कॉस 180 -1 है तो वो माइनस इस माइनस के साथ में प्लस आ जाएगा। तो φ2 माइनस φ1 कितना आ गया, ई इंटू डी। अब एक चीज़ देखिए, इसमें से हमने एक जो प्लेट है उसको ग्राउंड से अटैच कर दिया, तो φ1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो अगर ये 0 है तो φ2 की वैल्यू कितनी आ गई, ई डी। मतलब जो पोटेंशियल है वो कितना आ गया, ई डी आ गया। अब वैसे तो हमने यहाँ ड्राइव किया है, लेकिन अगर ये ड्राइव नहीं भी किया होता तो हम ये फॉर्मूला पहले मैक्रो वाले चैप्टर में यूज़ भी कर चुके हैं काफ़ी बार, कि E इज़ इक्वल टू वी अपॉन डी। तो ये वही फॉर्मूला है। अगर आप देखेंगे, हम वहाँ पे पोटेंशियल को बी से दिखा देते और यहाँ बस फाई से दिखा दिया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो φ2 इक्वल टू ई डी, तो इसका मीनिंग क्या है कि E इज इक्वल टू φ2 अपॉन में डी, और φ2 क्या है, पोटेंशियल है, तो बी अपॉन डी। तो जो फॉर्मूला आप चाहें जिस रिप्रेजेंटेशन में उसमें कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी आपके पास पैरेलल प्लेट है तो वहाँ कितना पोटेंशियल होगा, तो V इज इक्वल टू ई डी। पैरेलल प्लेट के केस के लिए हमेशा ये फॉर्मूला आप याद रखिए। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये पैरेलल प्लेट वही है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो अब देखिए, गॉस थ्योरम से पैरेलल प्लेट हम पहले पैरेलल प्लेट ना, लेकिन एक जो सरफेस चार्ज पढ़ के आए थे। एक तो लीनियर चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें एक लाइन के फॉर्म में यहाँ पे चार्ज था और उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। एक था सीट की वजह से, तो वो निकल के आता है, तो वो उसको हेल्प, मतलब उसका डेरिवेशन एक बार दोबारा आप कीजिए। तो यहाँ पैरेलल प्लेट की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, E एप्सिलॉन नॉट। और अभी अभी हमने फाई का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया है, ई डी। बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या क्या, सिग्मा इज इक्वल टू, मतलब E इज इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, पैरेलल प्लेट के लिए है ये, तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई, E एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू कितनी है, ई डी। ये जस्ट अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ की है। अब कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में फाई। अब Q अपॉन फाई है तो Q की वैल्यू कितनी है, अब Q का फॉर्मूला याद कीजिए। Q का फॉर्मूला होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी से निकाल लीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा ए। ठीक है, अब सिग्मा की वैल्यू कितनी है वो यहाँ से निकाल लीजिए। आप जब नोट्स बनाएंगे तब ये ठीक से लिखिए जरूर। फिर ए, अब ये Q की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, मैं इधर लिखता हूँ, C इज इक्वल टू Q कितना आ गया, E एप्सिलॉन नॉट ए, फिर अपॉन में नीचे क्या है, फाई। फाई की वैल्यू कितनी है, ई डी। अब ई से देखो ई कैंसिल हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई कैपेसिटेंस की, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो याद रखिए स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल के केस में हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन अगर पैरेलल प्लेट है तो उस केस में फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। ए क्या है यहाँ, एरिया, और डी क्या है, उन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्फेरिकल है उसमें तो वो रेडियस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उसकी कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। और यहाँ क्या है कि पैरेलल प्लेट के बीच की डिस्टेंस के ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसे ये पैरेलल प्लेट हैं आपस में, इनके बीच की डिस्टेंस डी है। अगर मैं इस डिस्टेंस को और छोटा कर दूं, मतलब इन प्लेट्स को और पास पास ले आऊं, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। और एरिया की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। डी के ऊपर ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि अगर हमने मान लो
किसी कैपेसिटर की डिस्टेंस को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डिस्टेंस को 1/2 कर दिया है, तो 1/2 मतलब पहले से हाफ कर दिया है, तो कैपेसिटेंस बताइए बढ़ेगी या घटेगी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर बढ़ेगी तो कितनी, मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन होना चाहिए इसी टाइप का, अभी देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है वो सब। और ये जो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, ये जरूर पढ़िए। सीट वाला मैंने एक्सपेरिमेंट मतलब एक डेरिवेशन कराया था कि सीट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे दो प्लेट्स हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होके वो क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाई इज इक्वल टू ई डी कैसे आया है पूरा बता दिया है। फिर सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन फाइव मेन फॉर्मूला है, क्यू की वैल्यू हमने निकाली सिग्मा ए से, सिग्मा की वैल्यू यहाँ से ए एज इट इज़, फिर बचा फाई, तो फाई की वैल्यू है ई डी को हमने पुट कर दिया, ई से ई कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये सी की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। चलिए ये हो गया, बाकी ये रीडिंग जरूर लगाइए यहाँ पे। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैं अभी आपसे डिस्कस कर ही रहा था कि अगर प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस को, जो सेपरेशन था उसको अगर हम क्या कर दें, कम कर दें। सपोज वी हैव टू डिस्टेंस, अच्छा ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है कि उसकी डिस्टेंस को हमने कम कर दिया है थोड़ा सा। सपोज वी है हाफ, उसकी डिस्टेंस को हमने अगर हाफ कर दिया है, तो व्हाट वुड बी द कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी नॉर्मली सोचिए, अभी हमने ड्राइव किया है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जिस मीडियम में बात कर रहे हैं, तो अगर वो वैक्यूम में है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट लिखिए और ए अपॉन डी। अगर वो किसी डाई इलेक्ट्रिक में है तो सी इज इक्वल टू, मतलब जिस मीडियम में है उस मीडियम का परमिटिविटी यहाँ लिखिए, फिर ए अपॉन में डी, ये फॉर्मूला हो गया आपका। तो ये सी इक्वल टू कैसे आया वो आपको समझ आ गया होगा। अभी अभी ड्राइव कराया था मैंने ये, तो यहाँ जब ड्राइव करते टाइम पे मैंने ये वैक्यूम लिया था। अब वैक्यूम की जगह आप कोई और ले लीजिए, जैसे एयर का ले लीजिए, ग्लास का, माइका का, तो बस उसका एप्सिलॉन परमिटिविटी यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लिखा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन में डी, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी अभी ड्राइव कराया था थोड़ी देर पहले कि फाई इज इक्वल टू कितना होता है ई डी, है ना। फाई मतलब वोल्टेज से दिखा रहे हैं, तो वी अपॉन, अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, वी अपॉन में डी डैश से इसलिए लिखा है कि मान लीजिए उसकी डिस्टेंस को हमने कुछ चेंज कर दिया है, तो डी डैश, तो पहले कितनी थी देखो डी, और अब कितनी कर दी है dy2। तो हम क्या करेंगे, इस डी डैश की जगह dy2 लिख देंगे, तो यहाँ dy2 लिखेंगे तो ये dy2 था तो 2 ऊपर चला गया तो 2v/d, ये e की वैल्यू आ गई। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, q अपॉन v। अब आप खुद सोच लीजिए कि अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2 गुना हो गया तो उसका कैपेसिटेंस भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस उसकी डबल हो जाएगी अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं। और किसी लॉजिक से समझना चाहें तो एक तरीका और है कि देखिए पहले क्या था, C इज इक्वल टू में आपका था एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सिंपल ये था। फिर हम इसको 1 डाल देते हैं कि C1, ये D1, ये A1, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में हमने उसकी डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो अब कैपेसिटेंस क्या होगी, तो अब कैपेसिटेंस होगी C2 एप्सिलॉन नॉट A1, क्योंकि एरिया उतना ही है, और अपन बस उनके बीच की सेपरेशन को चेंज किया है। तो पहले ये डिस्टेंस D1 थी, तो अब कितनी हो गई D1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, C2 इक्वल टू ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D1, और ये क्या चीज़ है, ये तो C1 है, तो ऑटोमेटिकली C2 क्या आ गया, ट्वाइस C1, मतलब डिस्टेंस हाफ करने से कैपेसिटेंस उसकी डबल हो गई। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द चार्ज। ये एक कोई कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू दी है 1000 माइक्रोफेरड। अब वो कह रहा है कि इसको इस बैटरी से कनेक्ट कर रखा है 24 वोल्ट की बैटरी से, तो उस पर चार्ज बताइए। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। Q इज इक्वल टू, यानी कि C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q अपॉन में फाई। मैंने बार बार कहा है पोटेंशियल को बुक्स में कभी कभी फाई से रिप्रेजेंट किया गया है, कभी V से, तो वो एक ही बात है। तो C इज इक्वल टू यहाँ से Q अपॉन V क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Q इक्वल टू कितना आ गया CB। C की वैल्यू आपको 1000 माइक्रोफेरड दे रखी है, वोल्टेज गिवन है 24 वोल्ट, यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यूज, मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इतना चार्ज आ गया कि इतना चार्ज उसके अंदर स्टोर हो गया है, इतना चार्ज है। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। इतना पहले रिवाइज कीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को कैसे ड्राइव किया है फॉर्मूला, और उनके फॉर्मूलों को रटने की कोशिश कीजिए बार बार प्रैक्टिस कर करके, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत मार्क्स का पूछा जाता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग जो कैपेसिटर है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है, एनर्जी के बारे में बात करेंगे।